हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिव्य एजुकेशन। आज है 27 अगस्त और 27 अगस्त से रिलेटेड हमारे जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बन सकते हैं जो कि हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेहद इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, उन सभी को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। ठीक है। सो यदि हम बात करते हैं कल के अभ्यास प्रश्न की, तो यहाँ पे कल आपसे पूछा गया था कि किस तिथि से सोने के आभूषणों पर हॉलमार्क का चिन्ह अनिवार्य कर दिया गया है। तो यहाँ पे पहला था हमारा कि 1 अगस्त 2020 को, देन सेकंड था हमारा कि 1 जनवरी 2021 को, और तीसरा था हमारा कि 1 अप्रैल 2021 को, और चौथा था 1 जून 2021 को। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 1 जून 2021। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि सोने के आभूषणों और अन्य सामान पर हॉलमार्क का चिन्ह अगले साल 2000 मतलब कि 1 जून 2021 से अनिवार्य हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पे जो हॉलमार्क का चिन्ह होता है वो सोने के आभूषणों में इसलिए लगाया जाता है, ये उसकी गुणवत्ता बताता है। ठीक है। हॉलमार्क का जो चिन्ह होता है, तो इससे क्या होता है कि किसी जो भी आभूषण होते हैं सोने के या सोने की कोई भी वस्तु बनती है तो उसकी गुणवत्ता ये निर्धारित करते हैं कि कैसी गुणवत्ता है, और इसीलिए क्या किया गया है कि इसको अनिवार्य कर दिया गया है। आपको पता होगा, और यदि नहीं भी पता तो आप लोग अपने नोट्स में नोट कर लीजिएगा कि शुद्ध सोना, और कई एग्जामों में भी पूछा जाता है कि शुद्ध सोना किसे कहा जाता है। ठीक है। कितने कैरेट का सोना शुद्ध सोना होता है? सो यहाँ पे 24 कैरेट का सोना क्या होता है? शुद्ध सोना होता है, क्योंकि सोने को कैरेट से मापा जाता है, और जो हमारा सोना होता है तो 24 कैरेट के सोने की बात करें तो वो क्या होगा? हमारा बिल्कुल प्योर गोल्ड होगा। ठीक है। तो ये बात आपको याद रखनी है। और सोने की गुणवत्ता की जाँच किससे की जाती है? तो हॉलमार्क से ही की जाती है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए, और ये अनिवार्य कर दिया गया है। कब से? तो ये तो बिल्कुल पता ही होनी चाहिए कि 1 जून 2021 से अब अनिवार्य कर दिया गया है। हालांकि पहले भी लगता था, बट हो सकता था कि कोई ना लगाता रहा हो, तो इसलिए अब क्या कर दिया गया, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से कर दिया गया कि आपको लगाना ही पड़ेगा। ठीक है। देन उसके बाद एक यहाँ पे और क्वेश्चन पूछा गया था आप लोगों से कि इसरो का फुल फॉर्म क्या होगा। सो यहाँ पे इसरो के फुल फॉर्म की यदि बात करते हैं तो हिंदी में तो आपको पता है कि भारतीय अंतरिक्ष विज्ञान जो भी है, देन लेकिन इंग्लिश में उसका जो फुल फॉर्म होता है यानी कि ISRO। ठीक है। तो इसका हो जाएगा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। तो ये जो भी अलग अलग है, आई का मतलब इंडिया रिसर्च, और आर का मतलब हो गया ऑर्ग मतलब कि जो है इंडियन स्पेस। ठीक है। यस का मतलब स्पेस, आर का मतलब हो गया रिसर्च, और ओ का मतलब हो गया ऑर्गेनाइजेशन। और यहाँ पे एक बात और आप मेंशन कर लीजिए कि जो इसरो की स्थापना हुई है, ठीक है, तो विक्रम अम्बलान साराभाई ने की थी, और कब की थी? 1969 में। तो ये 2-3 जो फैक्ट हैं वो भी आपको पता होने चाहिए। और हालांकि मैं इसरो के लिए अलग से ही वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, नेशनल और इंटरनेशनल जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है उनके बारे में वीडियो हम बना चुके हैं काफ़ी सारे। ठीक है। तो आप वहाँ से पूरा अच्छे तरीके से इसकी डिटेल समझ सकते हैं। यहाँ पे बस इसका फुल फॉर्म, इसकी डेट यानी कब स्थापना की गई थी, और इसके जो स्थापना करता थे वो कौन थे? तो विक्रम अम्बलाल साराभाई थे। ठीक है। उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन हो जाता है कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में कितने विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा कि 600 विकेट, देन सेकंड है 500 विकेट, और तीसरा है हमारा कि 400 विकेट, और चौथा है हमारा 350 विकेट। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? 600 विकेट। उसके बाद व्याख्या की बात करें तो इसमें क्या बताया जा रहा है कि इंग्लैंड के दिग्गज तेज गेंदबाज, ठीक है, जेम्स एंडरसन, तो इनका नाम याद रखना है, प्लस ये कहाँ के लिए खेलते हैं। ठीक है। किस देश से है? तो इंग्लैंड। तो इंग्लैंड के कौन है ये? जेम्स एंडरसन अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में। ठीक है। तो अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट क्रिकेट में क्या किए? 600 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज बन गए हैं। इनसे आगे सिर्फ श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 रन यानी कि 800 विकेट। ठीक है। तो ये तो ठीक है, ये बन ही गए हैं, लेकिन अपना स्थान जमा लिया है। लेकिन पहले, दूसरे और तीसरे स्थान पर कौन है, ये बात भी हमको याद रखनी होगी। तो क्योंकि ये इंटरनेशनल है, और इंटरनेशनल में तो आपको पता है सभी देशों के खिलाड़ियों को लिया जाता है। सो इसमें पहले नंबर पे कौन है? श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन 800 विकेट लेने वाले। ऑस्ट्रेलिया के शेन वार्न 708 विकेट दूसरे नंबर, और भारत के अनिल कुंबले 619 विकेट तीसरे नंबर पर है। ठीक है।
है। और उसके बाद बात करें तो जिम्बाब्वे के खिलाफ जेम्स एंडरसन ने अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय टेस्ट मैच खेला था। वे साल 2018 में सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने वाले कोई पहले गेंदबाज बने थे। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज गेंदबाज ग्लेन मैकग्रा का 563 विकेट का रिकॉर्ड जो था वो तोड़ा था। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि शिक्षा मंत्रालय ने शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने के प्रयासों को लेकर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार के लिए सम्मानित किया है यानी नामित किया है। सो इसमें हमारा पहला हो जाएगा 57 शिक्षक, दूसरा है हमारा 47 शिक्षक, और तीसरा है हमारा 27 शिक्षक, और चौथा है हमारा 40 शिक्षक। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 47 टीचर्स। देन उसके बाद व्याख्या की बात करें तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि देश भर के 47 टीचर्स को वर्ष 2020 के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार यानी शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मंत्रालय द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने वर्ष 2020 के लिए पुरस्कार प्राप्तकर्ताओं का चयन करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्वतंत्र जूरी का गठन किया था। बिहार के 2 शिक्षकों को वर्ष 2020 का राष्ट्रीय शिक्षक सम्मान दिया जाएगा। उल्लेखनीय है कि अवार्ड की स्वतंत्र राष्ट्रीय चयन समिति ने राज्यों के शिक्षकों का चयन साक्षात्कार आदि के जरिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए किया था। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि यूपी सरकार ने कोरोना को देखते हुए कब तक के लिए धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन और अन्य सभाओं पर पूरी तरह बैन लगा दिया है। तो यहाँ पे पहला हमारा 31 अगस्त, दूसरा है हमारा 20 अक्टूबर, तीसरा है हमारा 30 सितंबर और चौथा है हमारा 25 नवंबर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 30 सितंबर। देन उसके बाद बात करें व्याख्या की तो इसमें बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, ठीक है, यानी यूपी में आगामी 30 सितंबर तक कोई भी सार्वजनिक समारोह, धार्मिक उत्सव, राजनीतिक आंदोलन एवं सभाएं आयोजित करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। सार्वजनिक रूप से मूर्तियां, ताजिया एवं अलम भी स्थापित नहीं किए जाएंगे। ठीक है, मतलब ये इसलिए किया गया क्योंकि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी ना हो सके। और इसमें कहा गया है कि सभी प्रकार के जुलूस एवं झांकी पर भी प्रतिबंध रहेगा। यह रोक इसलिए लगाई गई है क्योंकि ऐसी आशंका है कि असामाजिक तत्वों द्वारा कानून व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सौहार्द को भंग करने का प्रयास किया जा सकता है। ठीक है, तो असामाजिक तत्वों का मतलब क्या हुआ कि जैसे कुछ लोग ऐसे होते हैं, कुछ तो ठीक है सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करते हैं, कानून के नियमों का भी पालन करते हैं, लेकिन कुछ लोग हमारे समाज में ऐसे भी हैं, हम में से ही कई लोग ऐसे हैं जो कि इन सब बातों को कहीं किनारे छोड़ देते। ठीक है, उन्हीं को जो ऐसा करते, मतलब कानून का पालन नहीं करते, सरकार की बात नहीं मानते हैं और उनमें कहीं ना कहीं सामाजिकता जो होती है वो खो चुकी होती है, तो उन्हें ही आप कह सकते हो असामाजिक तत्व। ठीक है, और इसीलिए ये पूरा सब कुछ बैन किया गया है। उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई ने वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से कितने प्रतिशत नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। तो इसमें पहला हमारा 2.5% और सेकंड है हमारा 3.5%, देन थर्ड है हमारा कि 6.5% और फोर्थ है हमारा कि 4.5%। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा 4.5%। और उसके व्याख्या की बात करें तो इसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई ने क्या किया है कि वर्ष 2020-21 के लिए देश की वृद्धि दर 0 से 4.5% नीचे रहने का अनुमान व्यक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने वैश्विक वृद्धि दर 0 से 6% से, मतलब की बात करें तो 0 से 6% से लेकर 7.6% नीचे रहने की संभावना जताई है। बैंक ने कहा कि जनवरी से मार्च 2021 या मतलब 2020 या 21 तिमाही में वृद्धि दर सकारात्मक रहने की संभावना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि किस देश की सरकार ने अपनी कोविड-19 वैक्सीन स्पुतनिक 5
के उत्पादन और तीसरे चरण के क्लिनिकल ट्रायल के लिए भारत से सहयोग मांगा है। तो यहाँ पे आपको वैक्सीन का नाम पढ़ते ही आई होप कि याद आ गया होगा कि वो कौन सी कंट्री होगी। देन उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, पहला हमारा नेपाल, दूसरा है चीन, तीसरा है रूस, चौथा है जापान। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा रूस। ठीक है, उसके बाद व्याख्या की बात करें, जिसमें क्या बताया जा रहा है कि रूस ने कोविड-19 की वैक्सीन के उत्पादन के लिए भारत से सहयोग मांगा है। कोविड-19 के लिए वैक्सीन पर राष्ट्रीय विशेषज्ञ समूह ने 22 अगस्त को हुई अपनी बैठक में इस मुद्दे पर चर्चा की थी। गामालेया रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी एंड माइक्रोबायोलॉजी ने रशियन डायरेक्टर इन्वेस्टमेंट फंड के साथ मिलकर स्पुतनिक 5 तैयार की है। ठीक है, जो मेडिसिन बनाई जा रही है उसका नाम क्या है, तो रूस के द्वारा बनाई जा रही है और WHO के द्वारा उसको मंजूरी भी दे दी गई है कि अब आप क्या कर सकते हो, इसको यानी पब्लिक कर सकते हो और इसका जो भी प्रोडक्शंस हैं वो बढ़ा सकते हो और पूरे देश में इसका उपयोग किया जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या है ये हमको याद रखना है, जो कि अभी पहली वैक्सीन जो कि ह्यूमन ट्रायल में भी क्या हुई है, सक्सेस हो चुकी है। ठीक है, और सफलता पा लिया है। वो कौन सा देश है, रूस है, और उसकी वैक्सीन का नाम क्या है, स्पुतनिक 5 है। ठीक है, तो यहाँ पे बात करें अब अगले क्वेश्चन पे, तो हमारा अगला क्वेश्चन है कि भारत और एशिया इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा में सुधार हेतु कितने मिलियन डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। सो इसमें पहला हमारा 200 मिलियन डॉलर, सेकंड है हमारा 500 मिलियन डॉलर और थर्ड है हमारा 300 मिलियन डॉलर और फोर्थ है 400 मिलियन डॉलर। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 500 मिलियन डॉलर। उसके बाद बात करें व्याख्या की, तो यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि इस परियोजना से मुंबई में उपनगरीय रेलवे प्रणाली की नेटवर्क क्षमता में वृद्धि होने के साथ ही यात्रियों की यात्रा समय और जानलेवा दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है। अनुमान के अनुसार इस परियोजना के प्राथमिक लाभार्थी में 22% महिला महिला यात्री शामिल हैं, जो बेहतर सुरक्षा और सेवा की गुणवत्ता से लाभान्वित होगी। यह परियोजना सड़क आधारित परिवहन की तुलना में तेज, अधिक विश्वसनीय और उच्च गुणवत्ता वाली परिवहन सेवाएं प्रदान करके मुंबई की उपनगरीय रेलवे प्रणाली के यात्रियों को बेहतर गतिशीलता, सेवा गुणवत्ता और सुरक्षा प्रदान में सहायता करेगी। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो इसमें क्या पूछा जा रहा है कि आरबीआई ने यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक ने मुक्त बाजार परिचालन यानी कि बात करें तो क्या है हमारा OMO। ठीक है, तो इसके लिए क्या किया गया है कि यहाँ पे के जरिए कुल कितने करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। सो इसमें पहला है 20,000 करोड़ रुपए, सेकंड है हमारा 10,000 करोड़ रुपए और थर्ड है हमारा 30,000 करोड़ रुपए और फोर्थ है हमारा 40,000 करोड़ रुपए। तो इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 20,000 करोड़ रुपए। उसके बाद बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई मुक्त बाजार परिचालन OMO के जरिए कुल 20,000 करोड़ रुपए मूल्य की सरकारी प्रतिभूतियों की साथ साथ खरीद बिक्री करेगा। इस OMO का परिचालन 2 चरण में किया जाएगा। आरबीआई ने कहा कि नीलामी 2 चरणों में 27 अगस्त और 3 सितंबर को आयोजित की जाएगी। आरबीआई 27 अगस्त को आयोजित किए जाने वाले OMO के अंतर्गत साल 2024 से साल 2032 के बीच परिपक्व होने वाली लंबी अवधि की सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदेगा। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों के लिए एक क्वेश्चन है कि आरबीआई की स्थापना कब की गई थी, और एक क्वेश्चन थोड़ा हट के है कि किस एक्ट के तहत की गई थी। ठीक है, आप में से कई सारे लोग होंगे जो पॉलिटी पढ़े होंगे, तो आपको बखूबी पता होगा कि आरबीआई की जो स्थापना हुई थी यानी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी वो कब की गई थी और किस एक्ट के तहत की गई थी। क्योंकि जब आप पॉलिटी पढ़ते हो उसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है वहाँ पे बखूबी लिखा हुआ है सबको, जितने भी एक्ट आते हैं। तो ये जरूर बताने की कोशिश कीजिएगा कि किस एक्ट के तहत आरबीआई की स्थापना की गई थी। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सो हमारा अगला क्वेश्चन है कि असम में सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अभियान यानी कि अधिनियम AFSPA
को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो इसमें है 6 महीना, 8 महीना, 10 महीना, 11 महीना। सो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा 6 महीना। ठीक है, उसके बाद व्याख्या की बात करते हैं तो क्या बताता है इसमें कि असम में सशस्त्र बल यानी कि विशेष शक्तियाँ अधिनियम AFSPA को 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है। राज्य सरकार ने राज्य सरकार ने जानकारी दी कि इस अधिनियम को 18 अगस्त से 6 और महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। यह कानून सुरक्षा बलों को बिना किसी पूर्व सूचना कार्यवाही करने और किसी को भी कहीं भी गिरफ्तार करने का अधिकार देता है। यह कानून असम में नवंबर 1990 से जारी है। इसे हर महीने मतलब कि हर 6 महीने में नवीकृत किया जाता है। ठीक है, सो बात करें अब हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि NEP को लागू करने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा होगा? तो यहाँ पे है बिहार, दूसरा है पंजाब, तीसरा है कर्नाटक, चौथा है राजस्थान। सो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। उसके बाद बात करें व्याख्या की, तो इसमें बताया जा रहा है कि कर्नाटक का नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो अभी न्यू एजुकेशन पॉलिसी लॉन्च की गई है, तो इसे लागू करने वाला पहला देश मतलब कि पहला राज्य, देश का पहला राज्य ये बन गया है। राज्य के उप मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने यह घोषणा की है कि केंद्रीय कैबिनेट ने पिछले महीने नई शिक्षा नीति 2019 को हरी झंडी दी थी। यह 1986 की शिक्षा नीति की जगह लेगा। और यहाँ पे ये याद रखना आपको, ठीक है, कि 1986 में क्या किया गया था? शिक्षा नीति जो आई गई थी यानी कि एजुकेशन पॉलिसी जो लाई गई थी वो 1986 में लाई गई थी। ठीक है, तो ये उसकी जगह लेगा। इसके तहत क्या किया गया है कि देश की शिक्षा व्यवस्था में व्यापक बदलावों को लागू किया जाएगा। नई शिक्षा नीति में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन कानून के दायरे को व्यापक बनाया गया है। अब 3 साल से 18 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का अधिकार कानून 2009 के अंदर लाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक और बात आप याद रखो जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है और कई बार आपको एग्जाम में फंसा दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे वर्ड आता है हमारा राज्य के उप मुख्यमंत्री। तो राज्य के उप मुख्यमंत्री कोई संवैधानिक पद उप मुख्यमंत्री का नहीं होता। ठीक है, तो ये बात आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है कि राज्य में हमारे देश में उपराष्ट्रपति का पद है संवैधानिक पद, बट यहाँ पे जो उप मुख्यमंत्री हो गए या उप प्रधानमंत्री हो गए तो इनका पद संवैधानिक पद नहीं होता है। ठीक है, और ये बात बिल्कुल आप लोग, मैं कई बार बता चुकी हूँ, आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ करंट अफेयर ही पढ़ रहे हैं, उससे रिलेटेड GK GS के जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको भी कहीं ना कहीं यदि हम ध्यान देते हैं तो वो हमारे लिए फायदेमंद होगा। ठीक है, तो ये क्या है? उप मुख्यमंत्री संवैधानिक पद नहीं है, यानी संविधान के किसी भी आर्टिकल में इस पद का मेंशन नहीं है, ना तो उप मुख्यमंत्री का ना तो उप प्रधानमंत्री का। प्रधानमंत्री भारत में एक होगा, मुख्यमंत्री होगा, और उप मुख्यमंत्री या जो मुख्यमंत्री है यानी कि उप प्रधानमंत्री, इनका कोई संविधान में वर्णन नहीं है। सो ये संवैधानिक पद नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो यहाँ पे हमारा अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस IIT संस्था ने शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है? तो यहाँ पे है IIT बॉम्बे, IIT कानपुर, IIT दिल्ली और IIT रुड़की। सो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा IIT बॉम्बे। उसके बाद बात करें व्याख्या की, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि IIT बॉम्बे ने क्या किया कि शिव नादर विश्वविद्यालय के सहयोग से पर्यावरण के अनुकूल लिथियम बैटरी विकसित की है। अनुसंधानकर्ताओं के दल के अनुसार LIS बैटरी की प्रौद्योगिकी हरित रसायन विज्ञान के सिद्धांत पर आधारित है। अनुसंधानकर्ताओं ने कहा कि इस प्रौद्योगिकी में अरबों डॉलर के उद्योगों की सहायता की क्षमता है, जिनमें तकनीकी गैजेट, ड्रोन, विद्युत चालित वाहन और कई अन्य उत्पादों के कारोबार हैं जो ऐसी बैटरियों पर आधारित हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अगले क्वेश्चन की, जो कि आज का हमारा अभ्यास प्रश्न है और इसमें पूछा जा रहा है आपसे कि हाल ही में आयोजित आसियान भारत नेटवर्क थिंक टैंकों यानी कि AINTT की 6वीं गोलमेज बैठक में हिस्सा लिया था। ठीक है, तो जो भारत आसियान नेटवर्क थिंक टैंक की 6वीं गोलमेज बैठक हुई है उसमें भारत की ओर से किसने हिस्सा लिया था, हमसे ये पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे पहला है हमारा विदेश मंत्री S जयशंकर ने,
दूसरा है हमारा पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने। तीसरा है हमारा संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने। और चौथा है हमारा यहाँ पे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोग इससे पहले दिन में क्या कर चुके हैं, सॉल्व कर चुके हैं। सो आई होप कि आप सभी लोग इसका राइट आंसर देने की ज़रूर कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ऑल द बेस्ट।